इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन प्रेयर करेंगे। तो इस हिंदी दैनिक वेबिनार श्रृंखला जो इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित होती है, दैनिक हिंदी वेबिनार होते हैं और इंग्लिश में भी होते हैं, मलयालम में भी होते हैं। 1-1 घंटे का ईच सेशन होता है। तो आज का जो हमारा हिंदी का सेशन है, वो हमारा 588वां सेशन है और आज की जो हमारी गेस्ट स्पीकर हैं, वे हैं डॉक्टर मिसेस अर्पणा संदीप आर्य। डॉक्टर अर्पणा का एक छोटा-सा इंट्रो मैं देना चाहूँगी। ये बीएचएमएस एमडी और पीएचडी स्कॉलर हैं और इनको 24 साल का एक्सपीरियंस है एज़ अ टीचिंग प्रोफेशनल इन द सब्जेक्ट ऑफ रिपर्टरी और ये पीजी गाइड रह चुकी हैं एमयूएचएस नासिक में, वहाँ पे ये पीएचडी गाइड भी रह चुकी हैं और एक स्पेशल जो इनका वो है कि पीजी गाइड एट हैनेमन कॉलेज ऑफ होम्योपैथी जो कि लंदन यूके में है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये एक तरीके से होम्योपैथिक एजुकेशन को आगे फॉरवर्ड कर रही हैं और सीसीआरएस में भी नोडल ऑफिसर के पोस्ट पे रह चुकी हैं। काफ़ी सारा इनका रिसर्च में भी वर्क रहा है, हेल्थ साइंस एजुकेशन टेक्नोलॉजी में और मेंबर ऑफ रिव्यू बोर्ड, मेंबर ऑफ एमसीक्यू कमिटी एमयूएचएस नासिक और एक इन्होंने बुक को भी एडिट किया है यानी कि जिसका टाइटल है फ्यूचरिस्टिक ट्रेंड्स इन मेडिकल साइंस। तो काफ़ी रिसर्च वर्क भी डॉक्टर अर्पणा ने इस फील्ड में किया है और काफ़ी अचीवमेंट्स में उनको जो है अवार्ड्स भी से भी नवाज़ा गया है। जैसे कि गोल्ड मेडल उनको मिला था अपने बीएचएमएस उसमें भी और 3rd पोज़ीशन स्टैंड करी पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में। यंग अचीवर अवार्ड, होमियो गौरव सम्मान और नोबल इंडियन एमिनेंट प्रोफेसर, वुमेन आइकन अवार्ड भी और कुछ अवार्ड्स हैं इनके जो इनकी व्यक्तित्व को बढ़ाते हैं। तो आज का जो डॉक्टर अर्पणा का टॉपिक है कि जो बैच फ्लावर थेरेपी यानी कि जो इमोशनल हमारे या साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, उसमें जो बैच फ्लावर थेरेपी है उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स होती हैं। अभी थोड़े दिन पहले डॉक्टर बैक्सन की जो एमडी हैं उनके उनके साथ भी हमारा बैच फ्लावर थेरेपी पे सेशन हुआ था। आज भी हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं डॉक्टर अर्पणा के साथ जो अपने एक्सपीरियंसेस पर्सनल एक्सपीरियंसेस आज हमारे साथ मैम शेयर करेंगी। तो बहुत-बहुत स्वागत है डॉक्टर अर्पणा। थैंक यू वेरी मच मैम। सबसे पहले तो धन्यवाद सहानी सर का इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। इसके पहले भी मेरे 2 सेशन हो चुके हैं, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, तो बहुत अच्छा अनुभव रहा मेरा। और आई एम मैं एक्सपर्टाइज हूँ बैच फ्लावर। ओके, मैं शुरू करती हूँ। पीपीटी आपको बाद में चला हम करते हैं, तो पीपीटी थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा। तो आज मैं बात करने वाली हूँ बैच फ्लावर के बारे में। एडवर्ड बैच, डॉक्टर एडवर्ड बैच, उन्होंने फ्लावर रेमेडीज को प्रूव किया था। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहूंगी कि these are the remedy which are homeopathically prepared plant and flower remedy. Flower based special remedies are prepared from flower based essence। इस जो रेमेडीज एसेंस जाता है और ये किसके रिलीजिंग नेगेटिव इमोशंस एंड स्ट्रेस, तो इससे नेगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस कम होते हैं इससे। और बैच फ्लावर रेमेडी आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम किससे बनती है? फ्लावर्स ऑफ फ्यू प्लांट्स ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर। हाईएस्ट ऑर्डर के जो प्लांट होते हैं इससे रेमेडी बनती है और उसमें की रेमेडी अलग अलग सोल की, आत्मा की जो क्वालिटीज होती है दैट हेल्प करती है रिस्टोर द हमारे बॉडी, हमारी हार्मोनी जो होती है माइंड बॉडी सोल की, उसको ये रिस्टोर करती है। इस ब्लश फ्लावर रेमेडीज को डॉक्टर एडवर्ड बैच ने प्रूव किया था, जो कि एमबीबीएस एमआरसीएस एलआरसीपी थे और क्वालिफाइड एट यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन। ही बिकेम कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर एंड देन बैक्टीरियोलॉजिस्ट। ये पहले कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर थे और फिर ये बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। कहाँ पर? इन हार्ले स्ट्रीट में। और इसके बाद इन्होंने होम्योपैथी की स्टडी करी और उसकी प्रैक्टिस करी, पर ये होम्योपैथी की प्रैक्टिस करके सेटिस्फाइड नहीं थे, इसीलिए उन्होंने therefore asked himself
सर मैं कोशिश करती हूँ इसके शेयर करने की। अपने पास कल का भी दिन है सर, तो अपन थोड़ा कल भी कर सकते हैं। तो इन्होंने फिर अपने आप से ही पूछा कि उन्होंने himself that if it be true that God loves you so much, जब भगवान हमसे इतना प्यार करते हैं तो इन्होंने हमें बीमारियां सफर करने के लिए क्यों पैदा किया। तो फिर इसी के लिए उन्होंने देखा कि जैसे कि जो प्रकृति होती है ये परफेक्शन में काम करती है और इसमें कुछ रेमेडियल मीन्स होते हैं इन इट्स किंगडम, और वो कैसे होने चाहिए, सिंपल एंड एट द टाइम इफेक्टिव भी होने चाहिए। जो नेचर में जो रेमेडीज है इफेक्टिव होनी चाहिए और सिंपल होने चाहिए। अनफॉर्चुनेटली थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसलिए मैम की आवाज थोड़ा कट के आ रही है। सभी का आज नेटवर्क इशू है, मेरी साइड से भी नेटवर्क वीक है एक्चुअली। मैम मैं बिल्कुल कोशिश कर रही हूँ। हाँ जी मैम, नहीं एक्चुअली 2-3 लोग पूछ रहे थे तो मैं उन्हीं लोगों को बता रही हूँ कि नेटवर्क का इशू है, इसलिए थोड़ा बेयर करें। हाँ जी। हाँ हाँ, हाँ जी ये मेरे पास नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत। मैम, सभी तरफ से हो रहा है, मेरी तरफ से भी अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, हम्म। तो वो थोड़ा शायद इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा है आज। बीच में क्लियर हो रहा है, बीच में अटक रही है आवाज। कोई नहीं मैम, आप कंटिन्यू करिए। हाँ हाँ। हाँ जी। हाँ जी मैम। मेरा स्क्रीन अगर इस पे मोबाइल पे शेयर हो जाए ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए हो रहा है डिस्प्ले मेरा स्क्रीन नो मैम। मैडम। नो अरे मैम। आज ही के दिन बहुत इश्यू हो गया। कोई नहीं मैम, आप अपना बोलते रहिए, जब ओके भी ओके बीच मैं में थोड़ा चालू ट्राई रखती कर। हूँ। हाँ जी, हाँ जी मैम। So the ऐसी ये रेमेडी चाहिए कि जो पेशेंट रहे वो भी ये रेमेडीज को प्रिस्क्राइब करें, है ना। तो ये रेमेडी में ऐसा है कि हम खुद भी अपने लिए वो रेमेडी पेशेंट खुद इस दवा को करके खुद ले सकते हैं। इसलिए डॉक्टर बैट जो थे इन्होंने गौतम बुद्ध की जैसा बहुत वंडर किया, मैम गुफा में आपकी गए आपका और फोन स्क्रीन अब विजिबल आ रहा है, आप थोड़ा इसको सेट करने की कोशिश करिए, पावर पॉइंट। एक मिनट दिख रहा है ना, अब दिख हाँ रहा जी मैम, दिख रहा है मैम, स्क्रीन दिख रहा है आपके फोन का, प्रेजेंटेशन प्रॉपर स्टार्ट नहीं हुई है। है। हाँ जी मैम। हाँ तो दिख रहा है, प्रेजेंट हाँ, दिख थोड़ा रहा है। कट कट के आ रहा है एक्चुअली, अभी वही नेटवर्क की वजह से ना पूरा क्लियर स्क्रीन नहीं है। हाँ जी। अब देखिए, अब हाँ अब आएगा। अब नहीं मैम, फिर अटक गया है। कोई नहीं, एनीवेज आप कंटिन्यू रखिए और चलाते रहिए, धीरे धीरे खुल रहा है। तो बिटवीन द ईयर 1930 एंड 1936 बेट सर ने ये देखा कि जैसे जैसे हम नेचर में प्रूव करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं और फिर उस परफेक्ट इंफॉर्मेशन को हम मेडिसिन के सिस्टम में लेके आते हैं और वो ज्यादा इफेक्टिवली होता है। कि उन्होंने कितनी रेमेडीज ली थी, ही कलेक्ट सेवरल प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे उन्होंने 30 मेडिसिन बनाई थी। और अकॉर्डिंग टू जो किसी अनुसार जो लोगों के मूड चेंज होते हैं ना, पॉसिबल चेंजेस जो मूड में होते हैं उसके हिसाब से इन्होंने 38 मेडिसिन का ओरिजिन किया था। इन्हें कहा जाता है बैच फ्लावर रेमेडी। हाँ जी मैम, स्क्रीन विजिबल है आपकी। ओके नाउ आई विल कंटिन्यू माय लेक्चर। तो ये रेमेडी कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये रेमेडी दो प्रकार से प्रिपेयर की जाती है। एक होती है सन मेथड
और दूसरी जो होती है वो बॉइलिंग मेथड। तो सन मेथड में जो मोर डेलिकेट फ्लावर्स रहते हैं उनको फ्लोटिंग द फ्लावर हेड, प्योर वाटर में इनके फ्लावर हेड्स को फ्लोट किया जाता है 3 घंटे के लिए डायरेक्ट सनलाइट में। तो इससे मोर डेलिकेट फ्लावर से जो रेमेडी बनती है वो बनती है। और जो दूसरी रेमेडी होती है वो वुडियर प्लांट से बनती है। इसमें क्या रहता है, जो प्लांट जो जब सन कमजोर रहता है और जब वो फ्लावर ब्लूम करते हैं, तो उसके लिए हमें बॉइलिंग मेथड यूज करनी पड़ती है। जिसमें क्या होता है कि जो रेमेडी मेकर रहता है वो क्या करता है, फ्लावरिंग पार्ट को बॉईल करता है, प्लांट के फ्लावरिंग प्लांट को आधे 1 घंटे तक प्योर वाटर में। तो ये दो मेथड से रेमेडी प्रिपेयर की जाती है। दोनों भी केसेस में क्या होता है कि फ्लावर के अंदर हीट ट्रांसफर होती बच्चा है। समुद्र के किनारे खेत। हाँ, तो ये जो एनर्जाइज्ड वाटर को फिर फिल्टर किया जाता है और उसमें इक्वल क्वांटिटी में ब्रांडी ऐड की जाती है एज ए प्रिजर्वेटिव। और इससे क्या बन जाता है, बैच फ्लावर रेमेडी का मदर टिंचर बन जाता है। तो मदर टिंचर को उसके बाद फिर से डाइल्यूट किया जाता है। कौन से रेशियो में, 2 ड्रॉप्स टू एवरी 30 ml। हर 30 ml में 2 ड्रॉप्स डाले जाते हैं, ताकि जो स्टॉक है वो बॉटल में हम उसको बैच फ्लावर रेमेडी को स्टॉक करके रख सके शॉप में। तो ये रेमेडी को बनाना बहुत ही सिंपल है और कोई स्पेशल प्रिपरेशन भी नहीं लगता है। पर इसमें क्या है, क्या जरूरत लगती है, विलिंगनेस की, इच्छा शक्ति की और अंडरस्टैंडिंग, समझने की। अलॉन्ग विथ सनशाइन, सनशाइन लगता है, वाटर लगता है, और सही प्लांट सही दिन में तोड़ा हुआ रहे, तो फिर ये बैच फ्लावर रेमेडी बहुत अच्छे से बन जाती है। अब इसमें अल्कोहल कितना डालेंगे हम, तो स्टॉक रेमेडी करके रखना है आपको। तो द सॉल्यूशन सोल्ड इन शॉप्स, जो शॉप्स में जो सॉल्यूशन सोल्ड किए जाते हैं, तो ये जो डाइल्यूशन होते हैं मदर टिंचर इनटू अदर लिक्विड, आर डाइल्यूशन ऑफ मदर टिंचर। और मोस्ट ऑफन द लिक्विड यूज, जो हम ज्यादा करके जो लिक्विड यूज करते हैं वो अल्कोहल करते हैं, ताकि जो अल्कोहल का लेवल है बाय वॉल्यूम, बाय इन मोस्ट स्टॉक बैच रेमेडीज इज बिटवीन, कितना अल्कोहल का लेवल होता है 25 to 40%। सो वाई अल्कोहल क्यों यूज किया जाता है, बैच यूज अल्कोहल नेमली ब्रांडी। उन्होंने क्या यूज किया था, ब्रांडी यूज करी थी, ताकि वो रेमेडी को अच्छे से प्रिजर्व करके रखे और वो काफी दिनों तक सेफ रहे। तो थ्रू आउट हिस्ट्री अल्कोहल हैज बीन यूज्ड, अल्कोहल को रेमेडी बनाने में यूज किया जाता है और मेडिकेशन के लिए, किसके लिए, सिर्फ प्रिजर्वेटिव पर्पस के लिए। जब बैच सर ने अपनी रेमेडी बनाई थी, रेमेडी को ब्लेंड किया था, बैच सर ने अल्कोहल यूज किया था, नेमली ब्रांडी, किसके लिए, टू जो रेमेडी है उसकी लॉन्गिटिविटी बढ़ जाए। तो ये अभी फ्लावर एसेंस के पीछे का साइंस क्या है, देखा जाए तो फ्लावर एसेंस जो होते हैं बैच के, आर बेस्ड ऑन वाइब्रेशनल एनर्जी। उसके अंदर कुछ वाइब्रेशन एनर्जी होती है ज्यादा देन बायोकेमिकल, और ये हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करती है। बॉडी की जो नेचुरल कैपेसिटी है उसको स्टिमुलेट करती है, तो टू ब्रिंग इटसेल्फ बैक टू होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जैसे कि आप सबको पता है, अ सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस, एक बॉडी में हमारी प्रोसेस होती है जिससे कि जो ऑर्गेनिज्म रहता है वो अपनी इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ताकि वो एक्सटर्नल कंडीशन के साथ एडजस्ट कर सके। तो ये जो बैच फ्लावर की जो रेमेडीज होती है, जो फ्लावर एसेंस होते हैं, तो ये जो सब प्लांट्स होते हैं इसके वाइब्रेशनल एनर्जी कैरी करते हैं। और ऐसा कहा गया है कि फ्लावर्स एक पिनेकल होते हैं, इन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग, स्पेशली सक्सेस और फेम। तो ये जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर्स आर द पिनेकल ऑफ दिस एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ पर पाई जाती है, ज्यादा करके फ्लावर्स में। तो बैच फ्लावर रेमेडी वर्क कैसे करती है इसके बारे में हम पता करेंगे। पहले मैंने आपको बताया कि ये होती क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है। तो ये इट वर्क्स बाय इंटरेक्टिंग विद द बॉडी, बॉडी की एनर्जी से इंटरेक्ट करके, बॉडी की एनर्जी के फील्ड से इंटरेक्ट करके, और ये हेल्प करती है हमारे फीलिंग्स, हमारा स्ट्रेस, हमारी एंजाइटी, हमारे डिप्रेशन को कम करने के लिए, वाइल प्रमोटिव फीलिंग्स ऑफ, और हमारे अंदर कामनेस आता है, वेलबींग आती है। दे कैन ऑल्सो बी यूज टू हेल्प विथ फिजिकल सिम्टम। और ना ही ये खाली हमारे इमोशनल स्टेट को ठीक करती है, बल्कि इससे काफी फिजिकल सिम्टम्स भी हमारे कम होते हैं, जैसे कि इंसोम्निया, हेडेक, फटीग, ये सब बैच फ्लावर रेमेडी से ठीक किए जा सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। आपको अगर नहीं पता होगा तो मैं थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी और फ्लावर रेमेडीज में अंतर क्या है। तो हमारी होम्योपैथी में तो बहुत रेमेडी है, मोर देन 100 मेडिसिन, हंड्रेड्स ऑफ मेडिसिन इन होम्योपैथी, एंड देर आर वेरियस पोटेंसीज इन डिफरेंट स्केल। बट इन फ्लावर रेमेडीज देर आर ओनली 38 रेमेडीज विच आई हैव स्टडीड। उसके बाद तो बहुत सारी रेमेडीज आई, मैंने तो खाली 38 रेमेडीज का स्टडी किया और बहुत सारे पेशेंट को मैंने ये मेडिसिन से काफी ठीक किया है। तो ये जो रेमेडी है 38 रेमेडीज, 39 भी है जिसका नाम है रेस्क्यू, पर मेन जो 38 रेमेडीज है
वो ज्यादा काम करती है। रेस्क्यू तो क्या है कि 5 रेमेडी का कॉम्बिनेशन है। अब ये जो फ्लावर रेमेडीज होती है इसमें कोई पोटेंसी नहीं होती रेमेडी की। होम्योपैथी में हमें रिपीटाइजेशन लगता है, बहुत सारी बुक्स को स्टडी करना पड़ता है, पर ये जब फ्लावर रेमेडीज होती है इसमें कोई हेड रैकिंग स्टडी नहीं है। आप खाली एक रेमेडी, आप सिर्फ 38 रेमेडीज का स्टडी कर लो, उसको अच्छे से समझ लो और उसको अच्छे से प्रिस्क्राइब करो। कई बार अगर हमारा रॉन्ग मेडिसिन हो गया, अभी आपको एग्रावेशन पता है, होम्योपैथी में मेडिसिनल एग्रावेशन होते हैं, होम्योपैथिक एग्रावेशन है, जो भी एग्रावेशन होते हैं, ऐसे कुछ एग्रावेशन फ्लावर रेमेडीज में नहीं होते। अभी होम्योपैथी में मिक्सिंग अलाउड नहीं है, जैसे कि हनीमन सर ने कहा है कि कॉम्प्लेक्स मेडिसिन नहीं देना है, तो मिक्सिंग ऑफ मेडिसिन अलाउड नहीं है। पर फ्लावर रेमेडीज में हम एक वक्त में 2-3 मेडिसिन मिला के भी पेशेंट को दे सकते हैं, क्रॉनिक डिसीज अगर है तो। अभी होम्योपैथी में तो रिपीटेशन के कुछ वार्निंग्स होते हैं कि सर्टन मेडिसिन और पोटेंसी के, और पर यहाँ पर कैन बी रिपीटेड, आप कभी भी इसको रिपीट कर सकते हो जब आपको जरूरत है। क्रोनिक डिसीज में तो आप इन ये बेच फ्लावर रेमेडी को दिन में 3 से 5 बार भी दे सकते हो, और इसमें कोई ओवरडोजिंग का रोल नहीं होता है। तो देखिए आप, ये 38 रेमेडीज यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि 38 रेमेडीज का ऐसा एक बॉक्स है जिसमें कि रेमेडीज रखी हुई है, और ये मेडिसिन कौन कौन सी है आपने जरूर सुनी होंगी। तो दीज आर द 38 रेमेडीज, और जो 39 नंबर की रेमेडीज है जो मैंने रेड कलर में दिखाई है जिसका नाम है कि रेस्क्यू। तो ये रेस्क्यू रेमेडी इमरजेंसीज में काम आती है, जब पेशेंट पैनिक हो जाता है, बहुत सिवियर एंजाइटी हो जाती है, तब हमें रेस्क्यू का उपयोग करते हैं। तो ये जो इतनी सारी रेमेडीज है, तो मैंने जो केसेस ठीक किए हैं, मेरे पास हर एक रेमेडी के केसेस आए हैं। जो सबसे ज्यादा मैंने केसेस ठीक किए रेमेडी से वो है, लार्ज रेमेडी बहुत ज्यादा यूज करिए, मिमुलस, व्हाइट चेस्टनट, क्रैब एप्पल, चेरी प्लम, ये जो इतनी सारी रेमेडीज है उसमें से मैंने काफी रेमेडीज यूज करी है। और मैं आपको केसेस बताऊंगी मेरे कि जो मैंने सिर्फ एक एक केस ठीक किया है। कई रेमेडी मैं आपको 3-4 केस किसी रेमेडी की भी दिखाऊंगी, किसी किसी रेमेडी का एक केस भी दिखाऊंगी, पर हर प्रकार के केसेस मैंने ठीक किए। ये बेच फ्लावर रेमेडी की प्रैक्टिस मैं 1998 से करूँ, जब मेरा BHMS कंप्लीट हुआ था तब से मैंने इसकी प्रैक्टिस शुरू करी। सारी रेमेडी मैंने परचेज करी है, और हर एक रेमेडी को मैंने यूज करके देखा है। और कई बार मैंने ऐसा भी किया है कि एक रेमेडी काम नहीं करी है तो मैंने 2-3 रेमेडी मिक्स करके दिए, तो भी पेशेंट को रिलीफ हुआ है। कई बार तो फिजिकल सिम्टम इतनी जल्दी रिलीव हो गए कि मैं बता नहीं सकती। तो ये रेमेडी क्या करती है ना, इमोशनल लेवल पे काम करती है। जो डिसीजेस इमोशन डिस्टर्ब हो गए उस वजह से डेवलप हुई है बॉडी के अंदर, तो ये रेमेडी बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। तो हम देखेंगे अभी ये रेमेडी को प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि माइंड सिम्टम को जैसे हनीमन सर ने वैल्यू दिए, उस हिसाब से हम यहाँ पे इमोशनल सिम्टम्स को वैल्यू देंगे, और इस हिसाब से पेशेंट की रेमेडी हम सिलेक्ट करते हैं कि उनके माइंड और डिस्पोजिशन में क्या चेंज है, उसका माइंड कैसा है। तो ये हमको एफोरिज्म है ऑर्गेनन के 213 और 211 के हिसाब से हमको ये मेंटल सिम्टम इज डिसाइडेडली अ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, ऐसा समझ के हमको ये रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी पड़ती है। तो ये जो फ्लावर रेमेडी से हम हील करते हैं किसी भी पेशेंट को, द रेमेडी कैसे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्टेड फॉर द मैन, द इंडिविजुअल के लिए सिलेक्ट करते हैं, मतलब पेशेंट की फीलिंग को ज्यादा हम वैल्यू देते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड इज ऑलवेज अल्टर्ड इन एवरी कार्पोरियल डिसीज। बॉडी में जब कोई डिसीज होती है तो उसमें हमेशा माइंड अल्टर्ड होता है, एंड इट इज द अल्टर्ड डिस्पोजिशन ऑफ द सिक पर्सन। जो बीमार है उसका डिस्पोजिशन बदल जाता है बाय करेक्टिंग। अगर हमने ये उसका इमोशनल स्टेट करेक्ट कर दिया तो सारे बॉडी ट्रबल्स ऑटोमेटिकली डिसअपियर हो जाते हैं। सो पेशेंट को कोई भी फिजिकल सफरिंग हो, पर हम फ्लावर रेमेडीज कभी भी फिजिकल सफरिंग्स पे नहीं देते, पर हम क्या कंसीडर करते हैं, उसका मूड और उसका डिस्पोजिशन। एक्चुअली लोग क्या करते हैं, पेशेंट क्या करते हैं, अपने बॉडीली पेन पर ध्यान देते हैं, कोई रैश हो गई उस पर ध्यान देते हैं, स्वेलिंग हो गई उस पर ध्यान देते हैं, कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है उस पर ध्यान देते हैं, और क्या करते हैं, अपनी बॉडी को कहाँ लेके जाते हैं, ऐसे लोगों की केयर में जो उस पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड हो, इन द नॉलेज ऑफ दिस फील्ड, एंड और उसके हिसाब से अपने पेन की, अपने स्वेलिंग की, अपने रैशेस की स्टडी करते हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है, पर बॉडी बहुत डेलिकेट होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही बढ़िया चीज है, और हमें ये सब दूसरी पैथी में जाके अपनी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाना है। हाँ, और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि हमारी बॉडी कितनी डेलिकेट है, पर बॉडी की जो केयर है बीमारी में इज नॉट ऑल दैट इज नेसेसरी। हमें किसका ज्यादा ध्यान रखने का है, हमें अगर हमने उस पेशेंट की फीलिंग्स, पेशेंट के मूड्स, पेशेंट के इमोशन, पेशेंट का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, इस पे हमने ज्यादा ध्यान दिया तो हम पेशेंट की कॉर्पोरियल डिसीज बहुत अच्छे से ठीक कर सकते हैं। तो ज्यादा करके हमें किस पर ध्यान देना चाहिए,
पेशेंट को जो अनप्लेजेंट फीलिंग हो रही है, वरीज क्या हो रही है, फियर क्या है, डिप्रेशन क्या है, ये जरूर, ये सारी चीजें, इनडिसीजन, ये एक प्रकार से अनप्लेजेंट फीलिंग लेके आती है। और फिजिकल डिसीज में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि फिजिकल डिसीज क्यों आई है, कौन सा इमोशन डिस्टर्ब हुआ है, कौन से नेगेटिव इमोशन पेशेंट के अंदर आ रहे हैं, बिकॉज ये किसमें, बिकॉज ये क्या है कि इंडिकेशन, इनके अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है अपने आप के अंदर, हायर सेल्फ और लोअर सेल्फ दोनों के बीच में, एक पर्सन के ट्रू सेल्फ में, हायर सेल्फ में और लोअर सेल्फ में कुछ जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उनके अंदर फिजिकल डिसीज आती है। और हम देखते हैं कि माइंड तो बहुत सेंसिटिव पार्ट का है, और सबसे ज्यादा ये हमें डिसहार्मोनी के, डिसहार्मोनी जब बॉडी में होता है तो उस फिजिकल रूप में हमें साइन दिखाता है। अब इसके डोसेज कैसे देने हैं, रिपीटेशन करना कैसे करना है, एक्चुअली इसके लिए कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई अदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, आप कभी भी ले सकते हैं। नॉट नेसेसरली बिफोर और आफ्टर फूड, ऐसा भी कुछ नहीं है कि खाना खाने के बाद लेना है या खाना खाने के पहले लेना है। और पील्स को नो नीड टू स्वेलो द पील्स, पानी के साथ लेने का भी जरूरत नहीं है, जिस आपको इसको च्यू करने का है। छोटे बच्चे, उसमें पील्स को क्रश करो, उनके टंग पर दे दो सूखा, और या फिर पानी में डिजोल्व करके दे दो। तो जो लोग मेडिसिन रिफ्यूज करते, अगर वो बोलते कि नहीं हम ये दवा नहीं लेंगे, तो उनको आप पानी में भी डाल के दे सकते हो। और ये आपके पानी का कोई डिस्कलरेशन भी नहीं करता है, या कोई स्मेल भी आपके पानी में इससे नहीं आती है। और आपको इसकी लेने की आदत भी नहीं होती कभी, बेच फ्लावर रेमेडी नॉन हैबिट फॉर्मिंग है, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला, कोई विड्रॉल सिंड्रोम नहीं आते। कैन बी गिवन, कोई भी एज के पर्सन को हम दे सकते हैं, न्यू बॉर्न बेबी को दे सकते हैं, लेडीज को दे सकते हैं, प्रेगनेंसी में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे केस है प्रेगनेंसी में जब ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी गई। दिस कैन बी टेकन जब आप अगर कोई एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन या होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का ट्रीटमेंट चालू है, तो उस वक्त भी आप इसको एज ए एडजुवेंट थेरेपी आप बाजू में ले सकते हैं, बिकॉज ये कोई भी मेडिकी एक्शन के साथ इंटरफियर नहीं करती है। तो अभी इसके डोसेज और रिपीटेशन में क्या है, अगर पेशेंट एक्यूट सफर कर रहा है, अगर पेशेंट की कुछ एक्यूट सफरिंग है, तो आप एक सिंगल डोज 2 पिल्स के रूप में भी आप दे सकते हो, और ये आपको डिजायर्ड रिजल्ट देता है कुछ सेकंड में और या कुछ मिनट में। इफ देर इज रिलीफ विद द फर्स्ट, अगर एक पहली डोज में ही पेशेंट को रिलीफ हो गया पर कोई कंप्लीट रिलीफ नहीं हुआ, आप उसी को सेकेंड थर्ड टाइम भी रिपीट कर सकते हो, हाफ एन आवर से, और 8 आवर्स में, हर एक आधे घंटे में भी आप दे सकते हो, डिपेंडिंग अगर पेशेंट का सफरिंग कैसा है, उसकी इंटेंसिटी कैसे है, उस हिसाब से आप रिपीटेशन कर सकते हो। ये एक्यूट सफरिंग में, अगर फर्स्ट डोज से रिलीफ नहीं हुआ, आप आपको ये नहीं सोचना है कि यू मे कंक्लूड दैट योर सिलेक्शन इज, अगर आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा सिलेक्शन सही नहीं है, कि सही नहीं था। सो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ 2-3 डोज दे दी और पेशेंट आपको रेमेडी का एक्शन दिखा देगा या फिर उसको रिलीफ आ जाएगा कुछ डोजेस के बाद। रिपीटेशन ऑफ ईच डोज शुड गिव मोर एंड मोर रिलीफ, जैसे जैसे जब आप ज्यादा रिपीटेशन करोगे पेशेंट को रिलीफ होता जाता है। और अगर ऑर्डिनरी एक्यूट डिसीजेस है जो कि बहुत ज्यादा सीवियर नहीं है, सीरियस नहीं है, जैसे कि फीवर है, कंजंक्टिवाइटिस है, 3 डोजेज एवरी 8 आवर इज सफिशिएंट, आप 3 डोज दे सकते हो हर 8 घंटे के इंटरवल पे। पर अगर क्रॉनिक केस है, डेली 1 to 3 डोजेज देना है आपको, बहुत सफिशिएंट होता है डेली 1 to 3 डोजेज। और प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रूवमेंट वी मे ग्रेजुअली, और धीरे धीरे हम उसकी डोजेस को ग्रेजुअली इंक्रीज भी कर सकते हैं। अगर कंप्लीट क्योर हो गया है, रेमेडी को स्टॉप कर दो और रिपीट करो। कब रिपीट करोगे आप, इफ एंड व्हेन देर इज रिलैप्स, रिलैप्स होता है तब आप इसको रिपीट कर सकते हो। अगर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, नॉट एनी चेंज, तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि आप अ फ्यू डेज यू मे कंक्लूड दैट करेक्ट रेमेडी। अगर इफ यू डोंट फाइंड एनी चेंज विद इन अ फ्यू डेज, अगर आपको थोड़े दिन में कोई चेंज नहीं मिल रहा है, आप कंक्लूड कर सकते हो कि मेरी जो रेमेडी थी वो करेक्ट नहीं थी। कई बार क्या होता है, एक पेशेंट परमानेंटली क्योर हो जाता है विद द वेरी फर्स्ट डोज, एक ही डोज में मैंने देखा है कि कई पेशेंट ठीक हो जाते हैं और उनको रिपीटेशन की जरूरत नहीं पड़ती। दो हिज कंप्लेंट्स में भी लॉन्ग लॉन्ग स्टैंडिंग, जबकि उसकी कंप्लेंट कई सालों से थी, पर हमने एक डोज दिया और पेशेंट ठीक हो गया। दूसरे पेशेंट में कई बार, एक पेशेंट ऐसा भी ठीक हो सकता है, दूसरे पेशेंट में ऐसा भी हो सकता है कि उसे दूसरी मेडिसिन लेने की, ही मे नीड टू टेक द मेडिसिन फॉर कुछ हफ्तों के लिए, उसे मेडिसिन लेनी पड़ी, दो ही मे बी सफरिंग फॉर अ फ्यू वीक, जबकि वो कुछ ही हफ्तों से सफर कर रहा था और उसे ज्यादा दिन मेडिसिन ले नहीं सकती। तो इट मे डिपेंड कि उसकी सफरिंग कितने दिनों की है। तो आप ऐसा मत समझिए कि इसकी सफरिंग तो बहुत दिनों से थी और ये एक ही डोज में ठीक हो गया, इसकी सफरिंग तो कम दिनों की थी और ये बहुत समय लग गया इसको, तो ऐसा है। सो नो हार्ड एंड फास्ट, कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। एट द मोस्ट गिव 1 to 3
डोजेस फॉर अ वीक एंड रिव्यू हिज कंडीशन, मतलब उनको 1 to 3 डोजेस दो एक हफ्ते में और उनकी कंडीशन को देखो। यू मे रिपीट, आप रिपीट भी कर सकते हो, अगर कंप्लीट रिलीफ है स्टॉप द रेमेडी एंड टेल हिम टू टेक अगेन। अगर कोई रिलैप्स आता है तो आप उनको कह सकते हो कि आप ये रेमेडी रिपीट कर सकते हो। अगर एक्यूट कंडीशन है और ऐसा लग रहा है कि ये केस में मुझे एक रेमेडी से काम नहीं चलेगा, तो आप 1 और 2 रेमेडी भी एक साथ दे सकते हो, या तो सिंगल ही दे दो, कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हो। कई बार ऐसा होता है सिम्टम डिसअपियर हो जाते हैं पहली डोज से, बट इट इज बेटर टू प्रिस्क्राइब 3 डोजेस, है ना। तो बेटर यही रहेगा कि आप 3 डोजेस दो, टू बी टेक एट 3 आवर इंटरवल, 3 आवर के इंटरवल में एक दिन में। इफ नेसेसरी आप उस प्रिस्क्रिप्शन को 2-3 दिन तक रिपीट भी कर सकते हो, है ना। तो ये इट डिपेंड्स कि केस कैसा है। अगर क्रॉनिक केस है, क्वाइट ऑफन सेवरल रेमेडीज, तो मैंने कहा ना कि हम इसको मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो कई बार क्रॉनिक केस में आपको लगेगा कि फियर के लिए मैं मिमुलस दे दूं, कॉन्फिडेंस लो है तो मैं लार्ज दे दूं, कंटिन्यूस एक थॉट आ रहा है तो मैं व्हाइट चेस्टनट दे दूं। तो ऐसा आप कई बार ऐसा होगा कि 3-4 रेमेडी भी इंडिकेट करेगी, तो आप ऐसा कंबाइन करके भी इसको दे सकते हैं। तो या तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 5-6 रेमेडी, तो आप 3-3 रेमेडी के 2 प्रिस्क्रिप्शन भी कर सकते हैं। इन सच केस द मेडिसिन में बी गिवन इन 2-3 रेमेडीज ईच। तो अभी हम देखेंगे 38 जो रेमेडीज है हमारी। तो ये 38 रेमेडीज के ना मैं आपको बताऊंगी कि इसके थोड़ा सा फास्ट जाते हैं कि निगेटिविटी क्या रहती है और हमें पॉजिटिविटी क्या एक्वायर करनी है, ओवरकम क्या करना है। जैसे रेमेडी, जो पहली रेमेडी है एग्रीमनी, ये सारी जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये रेमेडी है बैचलर, एग्रीमनी, एस्पेन, बीच, सेंटोरी, सिरेटो, चेरी प्लम। तो इन सब के जो राइट हैंड साइड में जो हमें जो निगेटिविटी ओवरकम करनी है वो मैंने एक एक सेंटेंस में लिखा है, और उसके बाद वो दवा देने के बाद सामने वाले पेशेंट के अंदर क्या पॉजिटिविटी आती है वो मैंने सेंटर में लिखा है। तो जैसे एग्रीमोनी रेमेडी है, तो ये जैसे जैसे मैं आपको रेमेडी के केसेस बताती जाऊंगी, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये निगेटिविटी थी और वो कैसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हुई है। तो एग्रीमोनी का निगेटिविटी क्या है कि उसको मेंटल टॉर्चर एंड वरी हिडन, दूसरों से अपनी बातें छुपाना, अकेले अकेले रहना और फिर उस वजह से रेस्टलेसनेस फील करना। अभी आपको अगर एग्रीमनी पेशेंट मिलेगा ना तो आपको ऊपर से बहुत खुश दिखेगा, चीयरफुल दिखेगा, केयर फ्री दिखेगा, एंड आर और आपके सामने वो आपको हंसाएगा, अम्यूजिंग कंपेनियंस विद अ गुड सेंस ऑफ, इसका गुड सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमें रेमेडी पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमको लगता है यार ये तो बहुत खुश है, ये तो ऊपर से बहुत चीयरफुल है, केयर फ्री, एकदम बहुत अच्छे से बात कर रहा है, हमको हंसा रहा है। पर ये क्या रहता है, उसका मास्क रहता है। एग्रीमोनी का हमेशा ध्यान रखना, ये उसका मास्क रहता है, ये हमेशा अपनी वरीज को हाइड करता है, अपनी चिंताओं को छुपाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, उसके माइंड में एक टॉर्चर होता है, मेंटल टॉर्चर एंड वरी हिडन फ्रॉम अदर, दूसरों से अपनी बातें छुपाना, दूसरों से अपने दुख छुपाना। तो ये मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया, तो जैसे जैसे केसेस आते जाएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी कि कहाँ पे हमने कौन सी रेमेडी दी। तो ये पूरी रेमेडीज है। ये देखिए, ये एग्रीमनी, एस्पेन, बीच, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो हमें क्या एक्वायर करना है और हमें क्या ओवरकम करना है ना। तो ये आपकी 6 रेमेडी इधर हो गई। फिर आता है चेस्टनट बर्ड, चिकोरी, क्लेमेटिस, क्रेब एप्पल, एल्म, जेंटियन एंड गॉर्स। तो ये सबके निगेटिव जो चीजें उसको ओवरकम करना है और ये पॉजिटिव चीजें जो है उसे एक्वायर करना है ना। तो ये एक चार्ट मैंने तैयार किया है। तो इसके हिसाब से मैंने चार्ट तैयार करके फिर मैंने देखा, क्योंकि इसमें मुझे इतना टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स में इतना कंसंट्रेट नहीं किया, मैंने देखा कि उसके इमोशंस क्या थे। तो वो इमोशंस देख के मैंने उसकी निगेटिविटी को ओवरकम करके उनकी पॉजिटिविटी के ऊपर एक्वायरमेंट करने के लिए मैंने उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी। तो ये आपको और एक चार्ट दिखा इसमें। फिर है हेदर, होली, हनीसकल, हॉर्नबिम, इम्पेशंस, लार्च, मिमुलस। फिर है मस्टर्ड, ओक, ओलाइव, पाइन, रेड चेस्टनट, रॉक रोज, रॉक वाटर, स्क्लेरंथस, स्टारा बेथलेम, स्वीट चेस्टनट, वर्वेन, वाइन, वॉलनट, वाटर वायलेट, वाइट चेस्टनट, वाइल्ड ओट, वाइल्ड रोज, विलो। तो ये सारी जो सारी रेमेडी थी, ये 38 रेमेडीज थी। जो 39 नंबर की रेमेडीज है उसे कहा जाता है रेस्क्यू। तो सबसे पहले हम रेमेडी देखते हैं एग्रीमनी। एग्रीमनी का मैंने बताया कि दूसरों से जब अपनी वो वरी हिडन फ्रॉम अदर्स, तो इसका केस हम डिस्कस करेंगे। देर इज देर एक लेडी थी 50 साल की, बहुत चीयरफुल थी, हैप्पी वुमन थी, हमेशा हंसती रहती थी और लोगों के साथ वो फन करती रहती थी। तो हमें क्या दिख रहा है, वो चीयरफुल है। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी थोड़े दिन पहले। वो मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आई और
एंड शी वॉज लेफ्ट ऑन और ओन विथ मेनी फाइनेंशियल एंड अदर वरीज। तो अपने फाइनेंशियल वरीज जो थी, बाकी जो वरीज थी, वो सब कुछ अपने छुपाती थी। शी वॉज लेफ्ट ऑन और ओन, अपने अंदर ही रखती, लेफ्ट ऑन और ओन विथ मेनी फाइनेंशियल वरीज और अदर वरीज थी, वो अपने अंदर ही रखती थी। ऑक्युपाइड रहती थी दिन भर, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, रात में नींद नहीं आती थी। सारी वरीज केम डाउन अपॉन हर, सारी चिंताएं उसको रात में सोते थे जब आती थी, क्योंकि नींद नहीं आती थी ना उसको, तो उसके बारे में सोचती रहती थी। और मेकिंग हर टॉस एंड टर्न अंटिल द अर्ली आवर, जब तक सुबह नहीं हो जाती थी वो बिस्तर पे करवटें बदलती रहती थी। सो दिस हैड बीन गोइंग बहुत दिनों तक। कब से शुरू हुआ है? जब उनके हस्बैंड की डेथ हुई, तब उनकी हेल्थ अच्छी थी। शी फेल्ट टायर्ड एंड फाउंड इट इन एफर्ट टू रिमेंबर डिटेल्स एंड मेंटेन हर अनयूजुअल गुड ह्यूमर। वो क्या करती थी, भले ही वो थकी हुई महसूस करती थी, पर एंड फाउंड इट एन एफर्ट, और प्रयत्न करती थी, टू रिमेंबर डिटेल्स एंड मेंटेन हर अनयूजुअल गुड ह्यूमर। जो कि गुड ह्यूमर था उसको वो मेंटेन करके रखती थी, लोगों के सामने मतलब खुश दिखाती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, पर अंदर के अंदर उसके अंदर डिस्ट्रेस रहता था, वरीज रहती थी, जो बहुत ही ब्रेवली दूसरों से छुपाती थी, अपने फ्रेंड से छुपाती थी, रिलेटिव से छुपाती थी। और रेस्टलेसनेस रहती और उसको इंसोम्निया भी रहता। तो इनके बेसिस पे मैंने कहा ना कि वो अपनी वरीज छुपाती थी, तो इसके बेसिस पे उनको एग्री मनी दिया गया। और इसी के साथ साथ एक रेमेडी है ओलाइव, क्योंकि जो लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, मेंटली एकदम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इतनी लाइफ में ट्रबल रहती है, तो उसके साथ साथ पहले तो एग्री मनी दिया गया, उसको ओलाइव भी दिया गया फॉर द एग्जॉशन विच मेड इट इन एफर्ट फॉर हर टू गिव फुल अटेंशन टू हर इंटरेस्ट। क्यों दिया गया? क्योंकि अलाइफ में क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट चला जाता है लाइफ में से, और क्योंकि उसको इतने सारे लाइफ में ट्रबल्स आते हैं, तो इसके लिए उसको अलाइव भी दिया गया। और इसका इफेक्ट उनको तुरंत मिला। वो 7 घंटा, शी स्लेप्ट 7 आवर रेस्टफुली फॉर द फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में वो 7 घंटा सोई, और जब उठी तो बहुत रिफ्रेश महसूस किया और रिलैक्स महसूस किया। और फिर, पर पहले तो उनको रिलीफ मिल गया, पर जब दूसरा हफ्ता था, शी हैड 2 डिस्टर्ब नाइट्स, 2 नाइट उनकी डिस्टर्ब हो गई। फिर वही रेमेडी को रिपीट किया गया, और 6 हफ्तों के अंदर वो अच्छे से सोने लगी थी, अपने आप को काम महसूस करने लगी थी, एंड जो भी वरिश थी उससे कोप अप कर रही थी, और अपने आप से उसको रिजॉल्व भी कर रही थी सेटिस्फैक्ट्री। तो ये केस आपका मैंने बताया एग्रीमनी का। एग्रीमनी इज ए वेरी गुड रेमेडी वेन एवर द पेशेंट हाइड वरीज। द सेकेंड केस जो था वो एक मैन का था, 40 इयर्स के मैन थे। यहाँ पर मैं आपको पूरा ऐसा केस लिया हुआ केस हिस्ट्री में नहीं दिखाऊंगी, मैंने जो छोटे छोटे पॉइंट्स लेके जो प्रिस्क्रिप्शन के वही मैं आपको इधर शो करूंगी। तो एक मैन थे 40 इयर्स के, बहुत रेस्टलेस थे, हमेशा एंशियस रहते थे, और सख्त थे हमेशा, और बहुत करेजियस भी थे। फैमिली वरीज बहुत ज्यादा थी, ड्रिंक करते थे, ताकि वो मेंटल टॉर्चर से उनको रिलीफ मिल सके। इनको भी एग्री मनी दिया गया, और 2 महीने के ट्रीटमेंट के बाद उनकी अल्कोहल की क्रेविंग भी चली गई, और उनकी जो लाइफ की डिफिकल्टीज थी उनको उन्होंने शांति से और इफेक्टिवली डील करना आ गया। तो एग्री मनी ऐसे केस में आप दे सकते हैं, उनका जो नेगेटिव इमोशंस है उसको ओवरकम करने के लिए। एक 40 इयर्स की लेडी को भी मैंने एग्री मनी दिया था। तो इनको रूमेटिक टाइप का पेन होता था लेफ्ट अपर आर्म में और शोल्डर में। तो ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत पानी के जो पेल्स रहते थे ना, वो वाटर वो बहुत उठाती थी। तो शी हैड बीन बैड फॉर 1 हफ्ते तक, तो उनको बहुत बैड फील हुआ, और उस पेन की वजह से वो सो भी नहीं पा रही थी। उस पेन की वजह से उनका सोना भी रुक गया था। वो बहुत बीमार दिख रही थी और वॉर्न आउट हो रही थी, जबकि वो पहले चेयरफुल रहती थी। जब उनको एग्री मनी दिया गया तो उनको पेन को बियर करने की एबिलिटी आ गई, और इम्पेशंस, जो उनको टेंशन रहता था उसके लिए इम्पेशंस दिया गया। इम्पेशंस का भी केस मैं आपको बताऊंगी। इम्पेशेंट भी एक बैच फ्लावर रेमेडी है, जो कि इम्पेशेंट लोग रहते हैं ना, पेशेंस नहीं रहता उनके अंदर, उन लोगों को दी जाती है। 3 दिन के बाद उनको बहुत अच्छा महसूस होने लगा, पर उनको जो स्टिफनेस था ना शोल्डर में, वो था। उसके लिए हमने क्या दिया, वर्वेन नाम की एक रेमेडी है, ये भी वेज फ्लावर है, इसको दिया गया। वाजदेशी ट्राई टू यूज, क्योंकि वो क्या कह रहा था उनके अंदर कि पेन हो रहा है, फिर भी वो अपना काम करे जा रही थी। यूज द आर्म टू मच, अपने हाथ का बहुत ज्यादा उपयोग करती, क्योंकि शोल्डर में स्टिफनेस होता। और 2 दिन के बाद उन्होंने देखा कि उनका पूरा स्टिफनेस चला गया, और वो बहुत अच्छा महसूस करने लगे। तो ये थी हमारी रेमेडी एग्रीमनी। अगर आपको कभी ऐसे केसेस मिले तो जरूर आप आंख बंद कर करके उनको एग्रीमनी। पर ये ऐसा क्या हो जाता है ना कि पेशेंट खुद नहीं बताता हमको, उसके अंदर से वो सारी
सारी जो उसके सिम्टम्स है वो निकलवाने पड़ते हैं, या तो उनसे या तो फिर उनके अटेंडेंट, वो उनके साथ जो आए हैं उनसे हमको ये सारी चीजें निकलवानी पड़ती है। फिर दूसरी रेमेडी, ये रेमेडी मैंने सबसे ज्यादा यूज करी। कई बार आपने देखा होगा कई पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते डर लग रहा है, डर लग रहा है, पर हम जब उनसे पूछते हैं किस चीज का डर लग रहा है, पता नहीं किस चीज का डर लग रहा है ना। तो एस्पेन अप्रेंशंस एंड वेक फियर्स ऑफ द अननोन, पता नहीं अननोन फियर रहता है उनके अंदर। ऐसे पेशेंट कई बार आपको भी देखने में आए होंगे, डर का कारण ही समझ में नहीं आ रहा, डर का कॉज ही समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो रेमेडी है ना एस्पेन, ये बहुत अच्छी रेमेडी है जिसको कि हम अननोन फियर में यूज कर सकते हैं। देखो फियर कई प्रकार के होते हैं। एक फियर होता है जिसमें आपको पता है कि मुझे इस चीज का डर लग रहा है, पर ऐसा एक फियर होता है कि जिसमें पता ही नहीं चलता किस चीज का फियर हो रहा है। तो ये कंडीशन में हमें हमारी जो एस्पेन रेमेडी है बहुत अच्छा काम करती है। तो एस्पेन रेमेडी आपको याद रखना है, उसका एक कीवर्ड आपको क्या याद रखना है, देखो इधर, वेग फियर्स ऑफ द अननोन। अप्रेंशन होता है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है पर डर लग रहा है। तो इसका एक बहुत सुंदर सा केस है। 26 साल की एक कन्या, वॉज एन एक्सट्रीम, बहुत नर्वस डिस्पोजिशन था उसका, डरी हुई रहती थी और एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही थी। जब हमारे पास आई तो एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा पा रही थी। और एंड व्हेन दैट ऑकर्ड फेल्ट शी वुड फेंट, उसको ऐसा लगता था, और जब भी ऐसा होता था ना, जब भी वो ऐसी डर जाती थी तो फेंट हो जाती थी, जब भी फ्राइटेंड फील करती थी। और वो कुड नॉट एक्सप्लेन भी नहीं कर पाई वो, और जब भी वो उसको ऐसा कुछ होता था तो वो फेंट फीलिंग हो जाता था। फिर उसके जो हार्ट जो था वो पाउंड करता था, मतलब पाल्पिटेशन होता था, और पूरे शरीर में उसको ट्रैमलिंग होना शुरू हो जाता था। और उस वजह से उसको पाल्पिटेशंस होते थे, और शी हैड नॉट द नर्व टू फेस लाइफ, और फिर उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो एस्पेन दिया गया उसको, एस्पेन रेमेडी वॉज प्रिस्क्राइब फॉर दिस इनएक्सप्लिक, वो फियर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही तो उसे कहा जाता है इनएक्सप्लिकेबल फियर। एंड लार्ज एक रेमेडी और है, बहुत अच्छी रेमेडी, आप जरूर यूज करिएगा लार्ज। बहुत पेशेंट को प्रिस्क्राइब करिए जो लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना, तो लार्ज वॉज एजेड टू गिव हर कॉन्फिडेंस टू फेस लाइफ। लाइफ को फेस करने के लिए जो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है वो उनके अंदर ऑब्जर्व किया गया, और उनको एस्पेन दी गई और लार्ज दी गई। उन्होंने वो मेडिसिन ली, वो लड़की ने वो मेडिसिन ली 1 महीने के अंदर, विथ नो अप्रिशिएबल डिफरेंस, एक्सेप्ट दैट शी हैड नॉट फेंटेड। उनको ज्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं लगा, पर वो फेंट नहीं हुई, वो जो फेंट हो जाती थी ना फ्राइटेंड होके, वो नहीं हुआ। पर जब वो नेक्स्ट मंथ आया ऑन द सेम रेमेडी, उसने रिपोर्ट किया कि उनको सिर्फ फियर का एक ही अटैक आया, हार्ट भी शांत हो गया था, और वो अपने आप अंदर बेटर महसूस करने लगी थी। फिर यही दवा उन लोग उनको 2 महीने के लिए दी गई, और उन्होंने कहा उसके बाद कि कभी उनको फिजिकली बुरा नहीं लगा, और अपने अंदर एक ब्रेवनेस आ गया, फियर तो आया ही नहीं आया, पूरा फियर चला गया, लॉस्ट हर फियर। और एंड पीपल वर आस्किंग हर व्हाट, और फिर लोग उससे पूछ लगे कि आपने क्या किया, आपके अंदर इतना बिग डिफरेंस कैसे आ गया। तो ये जो एस्पेन रेमेडी है ना, ये एक बहुत बड़ा मिरेकल है अननोन फियर के लिए। एक मिसेस सी, 50 ईयर्स की लेडी, बचपन से ही उनको फियर था, बचपन से ही, पर उनको पता नहीं था कि मुझे, फॉर नो रीजन नोन टू फियर, नोन टू, उनको रीजन नहीं पता था कि मुझे क्यों डर लगता है। दैट शी वुड चोक, एंड उनको ऐसा लगता था कि मेरे को चोकिंग हो जाएगा और मुझे सफोकेशन होगा, कई पिछले कई सालों से। और इनकी वजह से क्या होने लगा, वो फियर की वजह से उनको स्वेलोइंग में डिफिकल्टी आने लगी, और टाइट बैंड थ्रोट के आजू बाजू है ऐसा होने लगने लगा, और इस वजह से उनका वेट भी लॉस्ट हुआ, वाइटलिटी भी लॉस्ट हुई। जब उनका एक्सरे देखा गया तो एक्सरे में भी कुछ उनको ऐसा इन्वेस्टिगेट करने पर कुछ पता नहीं चला, कॉज फॉर दिस डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग। सो उन्हें भी एस्पेन दिया गया फॉर दिस फियर, विदाउट कोई उसका फाउंडेशन नहीं था वो फियर का, 4 टाइम्स अ डे। और उनको थ्रोट को बात करने के लिए इसका लोशन भी दिया गया, 3 ड्रॉप्स इन अ पिंट ऑफ टेपिड वाटर टू बात हर थ्रोट, दिन में 3 बार। और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया 3 हफ्तों के अंदर, 21 दिन के अंदर, कि उन्हें उन्हें बहुत अच्छा लगने लगा, बहुत अमेजिंग था। उन्होंने कहा कि आई कैन स्वेलो विदाउट थिंकिंग, मैंने बगैर सोचे भी मैं स्वेलो कर पाती, विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, एंड आई हैव लॉस्ट दैट टाइट बैंड। और जो मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे गले के आजू बाजू में एक बैंड है वो भी चला गया। उन्हें ये रेमेडी लेने के लिए एडवाइस दिया गया कि कंटिन्यू करो, और धीरे धीरे उनके डोज कम करेंगे। और कई हफ्तों के बाद उन्होंने बोला कि मैं भूल गई कि मुझे कभी ऐसा चोकिंग का सेंसेशन भी था। तो एस्पेन इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर अननोन फियर। सो अनदर केस इज ऑफ अ लेडी 82 ईयर्स,
इनको बहुत क्रॉनिक गैस्ट्रिक ट्रबल रहती थी, कॉन्स्टिपेशन रहता था, स्लीपलेस रहता था। इनके अंदर भी ऐसे वेग फियर्स थे, तो उन्हें भी एस्पेन दिया गया 4 टाइम्स दिन में लेने के लिए बोला। और 3 दिन के अंदर उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट आया, उनका डाइजेशन इंप्रूव हो गया और उनका जो सारा दर्द था वो भी चला गया, और 1 हफ्ते के अंदर उनकी नींद भी अच्छी हो गई। 3 हफ्तों में उनको जो दवाइयाँ वो लेती थी ब्रोमाइड की, अभी उनकी वो दवा भी कम हो गई, खाली एस्पेन और खाली एस्पेन से, और उनकी नींद भी अच्छी आने लगी, और उनका जो कॉन्स्टिपेशन था वो भी क्योर हो गया। एक लोकल फार्मर थे, हम टाउन में रहते तो हमारे यहाँ एक फार्मर थे, उनको भी बहुत फियर लगता था, और फियर विच कंपेल्ड टू गो आउट इनटू द, उनको ऐसा लगता था कि मैं बाहर खुले में जाऊं और शेक करूं। उनको एस्पेन दिया गया और 7 हफ्तों के अंदर वो उनका पूरा फियर चला गया, और उन्होंने कहा कि मैं पूरे फियर से अभी रिफ्रेन फ्रॉम आस्किंग हाउ ही वॉज अंटिल ही मेंशन द मैटर हिमसेल्फ। वो पुरानी बातों को भूल गए, उन्हें याद भी नहीं रहा कि मुझे ऐसा फियर आता था। So this is the second remedy which I explained. One is agrimony, another one is aspen. The third remedy that is called as a beech. The beech remedy, इनका जो की वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज अ इंटॉलरेंस। इनका क्या रहता है ना, बीच को इनको हर चीज ऑर्डर में चाहिए रहती है, वांट्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एवरीवेयर। जो भी आपके अगर आसपास कोई भी होगा जिनको डिसिप्लिन बहुत लगता है और सब कुछ किसी भी चीज को वो टॉलरेट नहीं कर पाते, इंटॉलरेंस की क्वालिटी वो रहती है उनके अंदर, इमोशंस ऐसा रहता है कि किसी भी चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते और हर चीज उनको ऑर्डर में लगती है। दूसरों की समस्या नहीं समझना, मतलब डू नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफिकल्टीज ऑफ अदर पीपल, क्रिटिसाइजिंग दीज इंस्टेड ऑफ सीकिंग द गुड क्वालिटीज। क्रिटिसाइज करना, उनकी गुड क्वालिटीज नहीं देखना, विच आर देयर डीप विद इन एवरीवन। सभी के अंदर गुड क्वालिटीज होती है, उसको नहीं देखते और वो उनको टॉलरेट नहीं कर पाते किसी को भी। तो ये बीच रेमेडी, इसका एक केस डिस्कस करेंगे हम। 66 ईयर की लेडी थी, अनमैरिड। इनको माइग्रेन के अटैक्स आते थे, फ्रिक्वेंट एंड वेरी सीवियर बाउट्स ऑफ माइग्रेन, 10 साल की उम्र से। आज उनकी एज 66 थी। और कब आते थे उनको? स्लीप के दौरान। स्लीप के दौरान वो बीच में उठ जाती थी और उनको शिवरिंग होती थी, और उनको ऐसा लगता था मैं बीमार हूँ, और वोमिटिंग होती थी। एट दोज टाइम शी वॉज इनटॉलरेंट ऑफ लाइट। वो लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाती थी, नॉइस को भी नहीं कर पाती थी, और हवा को भी नहीं कर पाती थी। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें उनको फ्यूरियस बना देती हैं, तो ये भी उनकी सफरिंग में ऐड था। जो उनका बचपन था वो बहुत अनहैप्पी था, सप्रेस बाय हर पेरेंट्स, पेरेंट्स ने सप्रेस किया था। जो उन्हें करना था उससे उनको रोका गया, जो उन्हें पसंद था। बट शी सेड शी वॉज टू प्राउड टू शो हर फीलिंग्स। उन्हें बहुत अपनी फीलिंग्स को शो करने में बहुत अभिमान महसूस होता था। नाउ शी सेट इन परपेचुअल जजमेंट अपॉन एवरीथिंग। अब वो क्या करती थी कि हर चीज पे अपना जजमेंट देती थी, और अपना अपना ही, वो क्या बोलना चाहिए, अपना ही, मेरी ही बात सही है। जब उनसे इंटरव्यू लिया गया, जब उनसे बातचीत करी गई, तो उनका बिकॉज ऑफ हर अनहैप्पीनेस, वो जो दुखी थी, अनहैप्पीनेस जो उनकी लाइफ में था, शी वॉज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ हर प्रेजेंट वर्क। वो जो भी काम करती थी उसकी निंदा करी जाती थी। जिन लोगों के वो साथ काम करती थी, द पीपल विथ whom शी केम इन टू कॉन्टेक्ट, एंड ऑफ द ट्रीटमेंट शी हैड फॉर हर हेडेक्स। तो जो ट्रीटमेंट्स उन्होंने हेडेक्स के लिए लिया था आज तक, उसकी वजह से भी वो अनहैप्पी थी कि वो ठीक नहीं हुआ। और इस वजह से क्या होने लगा था, उनको डिप्रेशन के बाउट्स आने लगे थे, बहुत डिप्रेस हो गई थी। उन्हें लगता था कि नाउ एट अर एज, कि ये एज में, कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अब ये बैच फ्लावर थेरेपी से एक ट्रायल लूं। तो शी शी सेड शी हैड फ्यू फ्रेंड्स। उन्होंने कहा कि मेरे फ्रेंड्स बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि वो क्या करती थी, लोगों को क्रिटिसाइज बहुत करती थी। तो शी सपोज शी क्रिटिसाइज देम सो मच, इसलिए उसके फ्रेंड्स ही नहीं बनते थे। तो जनवरी 2004 में बीच दिया गया, क्योंकि उनका इनटॉलरेंट एटीट्यूड था माइंड का। थिंग्स को टॉलरेट नहीं कर पाती थी, लोगों को, अपने काम पर, नॉइस को भी टॉलरेट नहीं कर पाती थी, लाइट को भी टॉलरेट नहीं कर पाती थी, विंड्स को भी टॉलरेट नहीं कर पाती थी।
और जब उन्होंने सोचा कि मैं तो ठीक ही नहीं हो सकती, इसके लिए ना आपको एक मैं रेमेडी बताती हूँ, बैच फ्लावर में गॉर्स। गॉर्स जो रेमेडी है ना, होपलेसनेस, इनको होप नहीं रहती है कि हम ठीक हो पाएंगे। अगर आपने किसी को गॉर्स देने हैं तो उनके अंदर आशा जग जाती है कि नहीं हम ठीक हो सकते हैं। तो गॉर्स फॉर हर फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। और जेंशियन, जो उनको डाउट था ना, जेंशियन भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जिसमें कि क्या होता है कि उन लोगों को डाउट रहता है, जेंशियन फॉर हर डाउट। डाउट जिन लोगों को ज्यादा होते हैं उनके लिए हम जेंशियन रेमेडी देते हैं, सो दैट द बैच रेमेडीज कुड हेल्प हर। ये दी गई ताकि बैच रेमेडी उन्हें हेल्प करे, क्योंकि उनको डाउट हो रहा था ना कि मैं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं हो पाएंगी। तो होपलेसनेस, और इसके लिए हम उन्हें गॉर्स और जेंशियन भी दिया, बीच तो दिया ही दिया। 2 हफ्तों के बाद उन्होंने लिख के बताया कि उनके जो हेडेक थे वंडरफुली बेटर हो गए, एनर्जी कम थी पर टायर्ड महसूस कर रही थी। और दूसरी तरफ से देखा जाए, उनके सरप्राइज, शी वॉज फीलिंग मोर काइंडली डिस्पोज्ड। उन्होंने खुद ने देखा कि मैं लोगों के साथ बहुत अच्छी बात करने लगी हूँ। तो बीच गॉर्स, ओलाइव इसलिए दिया गया, ओलाइव के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी, ओलाइव एग्जॉशन जो होता है ना लाइफ में, थक गए हैं जिंदगी से, उसके लिए ओलाइव बहुत अच्छी रेमेडी है। और ओलाइव में ये भी देखा गया कि जिनके अंदर एनर्जी लैक हो जाती है कि नहीं अब काम करने की इच्छा नहीं, अब बहुत सफर कर लिया अब कुछ नहीं, तो उनके लिए ऑलाइव रेमेडी भी बहुत अच्छी। वी आर गिवन फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स बीच गॉर्सन एल। पहले तो जेंशन दी गई तो उनका डाउट चला गया कि मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, तो जेंशन के बाद जेंशन बंद करके ऑलाइव शुरू करी गई। विद अ ग्रेजुअल बट स्टडी इम्प्रूवमेंट हुआ, धीरे धीरे हुआ पर हुआ। एट द एंड ऑफ दिस टाइम देर वॉज नॉट ओनली मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन फिजिकल हेल्थ, तो ठीक हुई हुई, और अब वो दोस्त बनाने लगी और बहुत ज्यादा खुश रहने लगी, क्योंकि उनकी आदत थी कि लोगों को क्रिटिसाइज करने की। तो ये बहुत अच्छी रेमेडी। ये रेमेडी देख के अपन एंड करेंगे क्योंकि 8:30 हो रहा है। एक सेंटोरी करके रेमेडी है, इनमें क्या हो जाता है ना, अपना जो विल पावर होता है ना, जिन लोगों का भी विल पावर वीक रहता है ना, उनके लिए सेंटोरी इज अ वेरी गुड रेमेडी। इसके फ्लावर आपको मैं हर रेमेडी में उनके फ्लावर भी दिखा रही हूँ। इन लोगों को ना दूसरे लोग बहुत जल्दी यूज कर लेते हैं, बीइंग इजीली इन्फ्लुएंस एंड यूज बाय अदर, इन लोगों को बहुत जल्दी दूसरे लोग यूज कर लेते हैं। ये कौन सी रेमेडी है, इसको कहा जाता है सेंटोरी। पीपल ऑफ दिस नेचर्स आर काइट, बहुत शांत रहते हैं, डरपोक रहते हैं, और ऑलवेज विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर अदर, दूसरों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। सो दे आर इजीली टायर्ड एंड ड्रेन्ड ऑफ बैटल, दूसरों के लिए ज्यादा काम करना, और वाइटलिटी इसलिए ड्रेन हो जाती है। और इनका नेचर इतना अच्छा होता है कि लोग इनके नेचर का क्या करते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं। सो दे आर डोरमेट्स कहा जाता है इनको ना, तो सेंटोरी को याद रखो, डोरमेट, यूज्ड एंड ओवरवर्क बाय अदर बिकॉज दे हैव नॉट द स्ट्रेंथ, और क्यों विल विल की कमी है ना, किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते तो लोग इनका उपयोग कर लेते हैं। तो एक ही केस में आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका। एक मदर थी 2 बच्चों की, 41 ईयर्स की एज, इंसोम्निया था उनको, 10-12 हफ्तों से नींद नहीं आ रही थी, बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट ली, जबकि उन्होंने शॉक, साइकेट्रिस्ट ने उनको शॉक का ट्रीटमेंट भी दिया, विथ लिट, पर कोई हेल्प नहीं हुई। लो बीपी था और थोड़ी सी एनीमिक थी। Although she could now sleep 4 or 5 hours each night, हर रात में 4-5 घंटा नींद होती थी, प्रॉपर नींद नहीं होती थी। She slept lightly and was troubled by, और बहुत ज्यादा सपने आते थे, लाइट नींद रहती थी, हल्की नींद होती थी, सपने भी बहुत आते थे। एग्जॉस्टेड फील करती रहती थी, और लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं था, और अपने अपीयरेंस में भी उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं था। बचपन बहुत डिफिकल्ट था। और इनके जो फादर थे, हर फादर वर फोर्सफुल एंड स्ट्रिक्ट, पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, फोर्सफुल थे, और उनकी जो पूरी फैमिली थी, फैमिली वेयर स्लेव्स टू हिज स्लाइटेस्ट विच, मतलब उनके पिताजी इतने स्ट्रिक्ट थे कि वो, मतलब बाकी लोग जो थे ना वो ऐसे गुलामों जैसे उनकी विश को पूरा करने में लगे रहते थे। शी फेल्ट हरसेल्फ अ नोबडी, अपने आप को कुछ नहीं समझती, वर्कड वेरी हार्ड टू गेन अप्रूवल, अप्रूवल लेने के लिए बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता था, बहुत सेंसिटिव थी दूसरों के ओपिनियन के लिए, एंड मस्ट ऑलवेज डू द राइट थिंग, और हमेशा सही चीज करती थी। इनको सेंटोरी दिया गया, क्यों, फॉर शी वॉज स्टिल डोमिनेटेड बाय द फादर एंड वॉज स्लेव टू कन्वेंशन, फादर के डोमिनेशन होने की वजह से, और जो उनके घर में परंपरा चली आ रही थी उसकी गुलामी की वजह से, स्लेव टू कन्वेंशन। इसके साथ उनके ऐड किया गया हनी सकल। हनी सकल जो रहते हैं ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। हनी सकल जो रहते हैं ना, अपनी पुरानी बातों में जुड़े रहते हैं। हनी सकल ये पास्ट में ज्यादा रहते हैं, टू ब्रेक द बॉन्ड्स ऑफ द पास्ट। और ओलाइव, मैंने कहा ना उनको एग्जॉशन हो गया था माइंड और बॉडी का, तो इनको ओलाइव दिया गया, हनी सकल दिया गया, सेंटोरी दिया गया। सो द पहली जो रिपोर्ट आई वाज दैट आउटलुक वाज ब्राइटर एंड हर माइंड मोर एट ईस्ट, ब्राइट हो गया उनका आउटलुक,
अच्छी दिखने लगी, माइंड भी शांत हो गया। शी वॉज टेकिंग अप गोल्फ अगेन, जो गोल्फ खेला करती थी, बट एड नो इम्प्रूवमेंट इन स्लीप। फिर से इंटरेस्ट आने लगा, गोल्फ खेला करती थी वो खेलने लगी, पर स्लीप में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर उसे उनको सेंटरी, हनीसकल और ओलाइव रिपीट किया गया था, विद द रिजल्ट दैट शी स्लेप्ट लॉन्गर एंड मोर डीपली। और वो बहुत अच्छे से सोने लगी और गहरी नींद लेने लगी। अब एक रेमेडी और है, रॉक वाटर। रॉक वाटर नाम की एक रेमेडी है, उसमें ऐड करी गई टू हेल्प पर रिलैक्स। रिलैक्स होने के लिए रॉक वाटर रेमेडी हेल्प करी गई, एंड फील एबल टू एंजॉय द सिंपल प्लेजर। लाइफ के प्लेजर को एंजॉय करने के लिए रॉक वाटर का एक केस भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। कल अपना दूसरा सेशन कल है अपना, तो इसमें मैं और आपको और केसेस दिखाऊंगी जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि आई हैव लॉट्स ऑफ केसेस। तो रॉक वाटर रिलैक्स होने के लिए दी गई, ताकि वो अपनी लाइफ के प्लेजर को एंजॉय कर सके। पेशेंट के वर्ड्स थे, नाउ गेटिंग सम गुड स्लीप। दवा से ड्रीम्स नहीं आ रहे, नींद अच्छी आ रही है। सवेरे 5-6 बजे उठती हूँ, बट आई गेट अप देन एंड स्लीप अगेन लेटर इन द डे। और मैं उठ जाती हूँ और अच्छी स्लीप में अगेन दिन में लेती हूँ। तो ये हमारा केस था सेंटोरी का। नेहा मैम, शुड आई स्टॉप? नेहा मैम, हाँ जी मैम। स्टॉप करूँ क्योंकि आपका भी यस मैम। मैम है। 2 मिनट्स बचे हैं, हम थोड़ा सा, हाँ, हाँ, थोड़ा फीडबैक भी ले लेते हैं। यहाँ पे काफी लोगों ने बुक का नाम पूछा है कि कौन सी बुक में ये सारा मेंशन्ड है। तो बेस्ट फ्लावर की रेमेडी। कोई बुक आप हाँ रेफर करना डीएस, चाहेंगे? हाँ डीएस वोरा। DS वोहरा मैम, प्लीज हाँ चैट बॉक्स में टाइप कर हाँ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल करती हूँ। हाँ, तो ये इंडियन है। एक हाँ मिनट जी। में चैट बॉक्स ओपन करती हूँ मैम। हाँ ओके, इंडियन ऑथर्स ने लिखी है। हाँ ओके, हाँ, ओके। एक्चुअली और वही है इनका जो रेपर्टरी भी ओरिजिनल है। लिटरेचर है बैच फ्लावर का आपको। ओके, एक ओके, मिनट मैम, ओके अब मैम। मेरा चैट ओके, बॉक्स ओपन कर रही हूँ, मैं ओके। बताती हूँ आपको। चैट बॉक्स में लिखती हूँ। तो एक्चुअली यहाँ पे मैंने मैं ये इसका, कहना चाहूंगी, बैच फ्लावर रेमेडीज वैसे तो डॉक्टर बैच ने वो करी थी, लेकिन इसके ऊपर कोई भी ऐसा स्पेसिफिक लिटरेचर अवेलेबल नहीं है। अब जैसे ये इंडियन ऑथर्स है, सब अपने एक्सपीरियंस और उसके बेसिस पे, और बाकी इंटरनेट पे आपको कंटेंट मिल जाता है आई गेस। तो लेकिन ये बहुत ही एक अलग तरह का सेशन रहा, जिसमें बैच फ्लेवर रेमेडीज को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया। मैंने जैसे कहा, पिछली बार हमने डॉक्टर तानिया बख्शी के साथ भी इसके ऊपर सेशन हुआ था, तो उसमें भी लोगों का यही सवाल था कि इसमें हमें एक्चुअली लिटरेचर कहाँ से मिलता है। तो ये आपने जो बुक सजेस्ट करी है, आई होप सबको हेल्प करेगी बैच फ्लावर को, रेमेडीज को और अच्छे से समझने में और अपनी प्रैक्टिस में इनकलकेट करने के लिए, क्योंकि साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ऑब्वियसली होम्योपैथ्स के लिए ये एक तरीके का, जिस तरह से हम बायोकेमिक मेडिसिन यूज कर सकते हैं, तो इसको भी हम इनकलकेट करके बहुत अच्छा बेनिफिट हम पेशेंट्स को दे सकते हैं। बहुत और सारे किसी का कोई? फिजिकल। हाँ जी। हाँ हाँ जी मैम। नेहा जी, मैं एक किताब का नाम मैं भी बताना चाहूंगा। हाँ एडवर्ड जी बैक सर। की भी किताब है, डायरेक्ट इनके ओरिजिनल बुक हाँ, भी है एडवर्ड मैं बैक वही का। कह रही थी सर कि कल के सेशन में, अभी समय हो गया है, मैं कल के सेशन में आपको 7-8 बुक्स के नाम बताऊंगी। कल भी आप मेरा सेशन अटेंड कीजिए। इसके ऊपर मैंने खुद हाँ ने एक बुक लिखी है, सॉल्विंग इमोशनल इश्यूज थ्रू बैच फ्लावर रेमेडी। इसमें मैंने खुद ने भी एक बुक लिखी है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और बहुत अच्छे अच्छे केसेस है मेरे पास। बोलना तो बहुत कुछ है, आज अपना थोड़ा 15 मिनट नेटवर्क इशू में चला गया। बहुत अच्छे अच्छे केसेस है, वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज इतना ही हाँ जी। सेशन अपना कंप्लीट करते हैं, कल पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहिए, है ना? ओके, सब, मैं हाँ, लीव सभी करूंगी। डॉक्टर से रिक्वेस्ट है कि कल का सेशन भी अटेंड करिए मैम का, जिससे आपको पूरा उसके ऊपर एक इंफॉर्मेटिव वो हो जाएगा। एक हमारे पास एक इसके नोट्स बना सकते हैं कि क्या क्या जो एक्सपीरियंसेस मैम ने बताए हैं अपनी मेडिसिन को लेके, तो वो भी हमें आगे यूज करने में हेल्प हो सकते हैं। तो प्लीज कल भी मैम का सेशन अटेंड करिए। तो आज का हमारा हिंदी सेशन यही हम एंड करते हैं, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर करती हूँ डॉक्टर अजनी को। धन्यवाद डॉक्टर अर्पणा, कल दोबारा मिलते हैं आपसे। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नेहा।